Hello, students of class 11th. Today we are going to understand the chapter 3 of your Hornbill book, Discovering Tut. The Saga Continues. It is written by A.R. Williams. He is an archaeologist जो कि artistic things पे research करते हैं और mysteries को find करने में ओल्ड हिस्ट्रीज़ को फाइंड करने के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। टट एक किंग का नाम है, एक इजिप्ट के यंग किंग जो कि यंग एज में ही मर चुके थे। तो उनकी जो डेथ है वो एक हिस्ट्री रही है, एक मिस्ट्री भी रही है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उनकी डेथ कैसे हुई, जबकि वो बहुत अच्छे रूलर थे इजिप्ट के। So let's start with this summary, and we'll understand the summary only for this chapter. A powerful dynasty ruled Egypt. एक powerful dynasty इजिप्ट पे रूल करती थी। Tut, the last king of this dynasty, died when he was just a teenager, but the cause of his death was not known. Tut एक किंग रह चुके हैं जो कि इस वंश के, इस डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, और एज अ टीनेजर ही उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई थी वो किसी को पता नहीं था। तो जिस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे उस डायनेस्टी का नाम है फ़ारो डायनेस्टी। फ़ारो डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। द टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 एंड द इन्वेस्टिगेशन वॉज डन ऑन 5 January 2005. Some people opposed the investigation and thought that it would disturb Pharaoh's peace. उनकी जो टॉम थी, यानी कि जो उनकी कब्र होती है, वो डिस्कवर हो चुकी थी 1922 में, और इन्वेस्टिगेशन उस पर पूरी की गई 5 January 2005 पे। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन को रोकना भी चाह रहे थे, क्योंकि वो ये समझते थे, वो ये मानते थे कि इससे फ़ारो को डिस्टर्बेंस होगा, जो किंग हैं उनको डिस्टर्बेंस होगा। और उस टाइम पर एक लोगों में एक कर्स भी था, कर्स ऑफ द फ़ारो। और ये जो हम बोल सकते हैं अंधविश्वास था, कर्स ऑफ द फ़ारो, ये था कि अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करेगा तो उन पर मिसफॉर्च्यून आएगा या उनकी डेथ हो जाएगी। सो इस डर के कारण बहुत सारे लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को अपोज भी किया था। दैट वॉज बरीड विद गोल्ड आर्ट फैक्ट्स एंड एवरीडे थिंग्स लाइक बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, लिनियन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो उनकी जो टॉम थी उनको बरी किया गया था, उनको जब दफनाया गया था तो उनके साथ एवरीडे थिंग्स, गेम्स, बोर्ड, रेज़र, लिनन गारमेंट्स और फूड और वाइन के केसेस, ये सब कुछ उनके साथ में दफनाए गए थे, और ये मानते हुए कि शायद उनकी आफ्टर लाइफ में ये उन्हें काम आएंगे। हॉवर्ड कार्टर फेस टफ टाइम इन रिमूविंग टट्स ममी। तो हॉवर्ड कार्टर ने जब टट्स मम्मी को डिस्कवर किया, कार्टर एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने जब टट की, किंग टट की मम्मी को डिस्कवर किया, तो उनका जो गोल्ड का कॉफिन बना हुआ था सॉलिड का, उससे मम्मी को सेपरेट करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से उससे स्टक थी। The ritual resins could not be removed with the sun heat and Carter had to chisel it away to raise the king's remains. तो किंग के जो रिमेन्स थे, उनकी जो बॉडी थी, जो स्केलेटन था, उसको निकालने के लिए उन्होंने सनलाइट में, सन हीट में 147 डिग्रीज़ पे भी उस कॉफ़िन को रखा था बाहर। लेकिन जो रिचुअल रेजिन्स थी, जो उनसे जिस चीज़ से बॉडी स्टिक थी, वो चीज़ पिघल नहीं रही थी, तो उनको, कार्टर को, उनकी बॉडी को चिजल अवे करना पड़ा, मतलब कि काट कर बाहर निकालना पड़ा। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील्ड दैट द टट्स ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। 1922 में डिस्कवर हो चुकी थी उनकी टॉम्ब, और 1968 में एक प्रोफेसर ने ये रिवील किया था कि टट की जो उनकी बॉडी है उसकी ब्रीस्ट बोन और उनकी फ्रंट रिब्स मिसिंग है। शायद वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उनकी टॉम, हो सकता है इतने सालों में किसी ने डिस्कवर करी हो, चोरों ने उनकी जो बॉडी से चिपके हुए ऑर्नामेंट्स थे उसके चक्कर में उनकी बॉडी के पार्ट्स को भी लेकर गए हों। एमेनहॉटेप IV प्रमोटेड द आथेन एंड द सन डिस्क and removed his capital from Thebes to Akhenaten. He smashed the images of Ammon and closed his temples. तो एमेनोटिप IV एमेनोटिप II के पोते थे, ये टट के भी दादाजी थे। तो इन्होंने क्या किया था, जब पहले इनके जो फादर थे, एमेनोटिप IV के जो फादर थे, वो सन को आमून बोलते हैं, सन को अपना इष्ट देवता मानते थे। लेकिन एमेनोटिप IV का जब टाइम आया तो उन्होंने आतेन देवता की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने
वहाँ की कैपिटल थेब्स हटा के अखेनातेन को कर दिया। उन्होंने आमुन गॉड की इमेजेस को भी स्मैश कर दिया और उनके टेम्पल्स को भी बंद कर दिया। उनकी जो जिन रूल करने की टाइम थी वो 9 ईयर्स ही था। लेकिन टट जब आए थे, टट का जब रूलिंग टाइम चल रहा था, तो उन्होंने उन गॉड को फिर से रीस्टोर किया, उन ट्रेडिशनल वेज को फिर से रीस्टोर किया और टूटन खातेन से उन्होंने अपना नाम चेंज करके टूटन आमुन रख लिया, टट किंग ने। ठीक है, तो अब उन्होंने फिर से आमुन गॉड की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर स्कैनिंग एंड एक्सरेइंग टट्स मम्मी, टट की मम्मी को एक्सरे और स्कैन करने के बाद में फिर से उन्हें अपनी टॉम में रख दिया गया। जाही हवास, जो कि इजिप्ट की जो काउंसिल है एंटिकिट्स की, उसके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये रिवील किया कि अब वो थोड़े से रिलाइव हो चुके हैं मतलब कि पूरी एक्सरेज वगैरह होने के बाद में, पूरी स्कैनिंग होने के बाद में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, तो वो थोड़े से रिलीफ फील कर रहे थे। वर रिलीव टू नो दैट नथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद देयर पॉपुलर चाइल्ड किंग। सो उनको ये सुनकर रिलीव हुआ कि चाइल्ड किंग के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस passage, and this chapter is all about King Tut. The saga continues means the mystery continues, and now we'll be studying the poem of this chapter, the Lebanon Top, with its summary. So students, Lebanon Top is a poem written by Tat Hughes. तो टैट हग्स ने एक पोएम लिखी है, लेबनम टॉप। लेबनम क्या होता है? लेबनम एक ट्री होता है जिसको हम अमलताज़ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और लीव्स भी स्प्रिंग के टाइम पे येलो कलर की हो जाती हैं। तो उसकी जो टॉप है, ये पोएम है, टैट हग्स ने लिखी है। इसका इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू रीड। द पोएम द लेबनम टॉप इज़ रिटन बाय टैट हग्स. It is about a reaping relationship between the Lebanon tree and the goldfinch bird. The tree is yellow, silent and death-like and made alive by the bird and her young ones. तो इस पोएम में एक रीपिंग रिलेशनशिप बताई है कि किस किस के लिए। लेबनम ट्री का रिलेशन गोल्डफिंच बर्ड की वजह से। यहाँ पर एक बर्ड है जिसका नेस्ट और उसकी फैमिली लेबनम ट्री की एक ब्रांच पे रहती है, और जब तक वो नहीं आती है बर्ड, तब तक वो ट्री डेथ लाइक लगता है, और जैसे ही वो बर्ड उस ट्री के पास आकर बैठती है तो वो उस ट्री में जान आ जाती है। द येलो बर्ड हैज़ शेल्टर ऑन अ ट्री वेयर शी फीड्स हर यंग वंस. येलो बर्ड का एक शेल्टर है ट्री पे, मतलब उसका घर है पेड़ पर, और वो अपने यंग वंस को या अपनी फैमिली को फीड करने आती है, वहाँ पर खाना देने आती है। बट एज सुन एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जैसे ही बर्ड फिर से स्काई में चली जाती है, द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। तो ट्री वापस से साइलेंट हो जाता है और डेथ लाइक हो जाता है। तो हम इसकी समरी पढ़ेंगे। The Lebanon Top Summary. The poem starts with a description of the Lebanon tree whose top was still and silent. तो एक ट्री का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपन स्टार्टिंग में, लेबनम ट्री जिसकी टॉप स्टिल है मतलब स्थिर है, और साइलेंट है मतलब कि चुप है। Its leaves has turned yellow and seeds had fallen down. तो लीव्स येलो हैं उसकी और सीड्स उसके बीच नीचे गिर चुके हैं। इसका मतलब क्या कि स्प्रिंग सीजन का मंथ है। इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक. तो दिन का टाइम है सितंबर के मंथ का, और ट्री स्टिल खड़ा है और डेथ लाइक मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल उसमें आवाज़ ही नहीं हो रही है, मतलब कि वो मरा हुआ है। The lifeless tree becomes alive by the arrival of goldfinch bird. ये lifeless tree alive हो जाता है, मतलब इसमें जान आ जाती है जैसे ही goldfinch bird उसकी ट्रंक पर आकर बैठती है। She came to feed her younger ones who are on the thickness of the branch. तो वो उसके यंगर वंस जो कि ब्रांच की थिकनेस पर हैं, जिनका घर है वहाँ पर, तो वो जैसे ही उन्हें खाना खिलाने आती है तो ट्री कैसा हो जाता है? अलाइव हो जाता है। द ट्री इज़ हर शेल्टर. शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विथ चिरपिंग साउंड. वो ब्रांच के एंड पर आकर बैठती है अपने चिरपिंग साउंड के साथ. शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच. उसके बाद में वो ब्रांच की दूसरी साइड पर भी मूव करती है विथ रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट एज अ लिजार्ड. यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को लिजार्ड से कंपेयर किया है कि वो प्रिकॉशनरी मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट लेती है। जैसे लिजार्ड फास्ट चलती है वैसे वो भी फास्ट है, स्विफ्ट है,
और जैसे एक लिज़ार्ड प्रिकॉशंस मतलब कि आसपास का ध्यान रखते हुए मूवमेंट करती है, वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड भी वैसे ही प्रिकॉशनरी मूवमेंट ले रही थी. एज सून एज शी अराइव्स हर यंगर वन स्टार्ट चिर्पिंग. और जैसे ही वो आती है उसकी फैमिली, उसके बच्चे सब चिर्पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक अ मशीन. अब यहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स को मशीन से, जैसे ही पेड़ में जो आवाज़ होने लगती है उसको एज अ मशीन कंपेयर किया गया है. जैसे मशीन वाइब्रेटिंग और फ्लैपिंग हो जाती है, तो जैसे मशीन वाइब्रेट करती है, वैसे ही अब उस पेड़ में भी उन बर्ड्स की विंग से जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे थे, जो उनकी आवाज़ें आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो. द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स. और अब डेथ लाइक ट्री कैसा हो जाता है, अलाइव हो जाता है, और उसके बाद में वो शेक होने लगता है, हिलने लगता है. आफ्टर फीडिंग दैम शी फ्लाइज टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच. और उनको खिलाने के बाद वो ब्रांच की दूसरी साइड पे चली जाती है. हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वॉज barely visible. जो गोल्डफिंच बर्ड होती है उसका फेस डार्क होता है और पूरी बॉडी येलो होती है, तो उनकी बॉडी जो होती है वो पेड़ की येलो पत्तियों में विजिबल नहीं होती है, बहुत कम दिखती है, लेकिन सिर्फ उनका फेस एज हर आइडेंटिटी दिखता है. एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स शी फ्लू अवे इन द स्काई. और उसके बाद में वो स्काई में उड़ जाती है, लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन. और फिर से उस ट्री को वापस से डेथ लाइक बना देती है. द लेबनम टॉप लिटरेरी डिवाइसेस. हम लिटरेरी डिवाइसेस अगर इस पोएम के देखें तो इसमें अलिट्रेशन है. अलिट्रेशन मतलब क्या होता है, दो कॉन्सोनेंट साइड्स का दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स में साथ में सेम होना. तो जैसे सेप्टेम्बर सनलाइट आप इस पोएम में देखोगे तो यहाँ पे एस और एस कॉन्सोनेंट साउंड सेम है. ट्री ट्रैम्बल्स में भी टी और टी कॉन्सोनेंट साउंड सेम है. सिमिली. सिमिली मतलब क्या, कि जब हम एस या लाइक वर्ड का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं तो उसको सिमिली बोलते हैं. तो स्लीक एज अ लिजार्ड, तो लिजार्ड की जैसे स्लीक करना एज वर्ड से हमने कंपेयर किया है, तो वो क्या हो गया, सिमिलरी, सिमिली. थर्ड इज़ मेटाफोर. मेटाफोर मतलब कि दो थिंग्स के बीच में कंपेयर करना लेकिन लाइक वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं. तो ये जो आपकी लाइन है, शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ पे मशीन स्टार्ट नहीं होती लेकिन मशीन के जैसे कंपेयर किया है बर्ड्स की नॉइस को. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. तो जैसे ही एक ट्रेन में इंजन से पीछे के डब्बे चलते हैं, वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड को इस लाइन में क्या माना गया है, उसकी फैमिली का इंजन माना गया है. तो इस लाइन में भी हम मेटाफोर को देख सकते हैं. पर्सनिफिकेशन इज़ द अनादर लिटरेरी डिवाइस. द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर. जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, जो ह्यूमन नहीं है, ऐसी चीज़ को अगर हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देते हैं तो उसको हम पर्सनिफिकेशन बोलते हैं. द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स. इस लाइन में हमें पता चलता है कि ट्री हिलता है, विच इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू नॉन ह्यूमन. ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मास्क को, आइडेंटिटी मास्क को फेस नाम दिया और फेस को भी बैड एडजेक्टिव दिया है. तो जब हम एडजेक्टिव को एडजेक्टिव देते हैं तब उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं. सो this is about your poem and chapter 3, the tut, and this its poem Lebanon top. We'll study the next chapters in next video. Tab tak keep studying.